हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। पिछले क्लासेस में हमने हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम एक बुक रेफर कर रहे हैं। बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर डी.के. सिंह। इस बुक की खासियत है कि एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से बिल्ड किया गया है। आप अगर क्वेश्चन सीरियली वाइज इसको बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं ये बुक फॉलो किया था अपने स्टूडेंट लाइफ में और ये मेरे लिए हेल्पफुल रहा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। ये बुक मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है डॉक्टर डी.के. सिंह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिस के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो इन्हीं के बुक के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर के, तो उनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर एग्जिबिटिंग टेट्रावैलेंसी कार्बन एटम हैव टू बी एक्साइटेड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्साइटेशन ऑफ कार्बन एटम से ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एक्साइटेशन अकर्स बिफोर बॉन्डिंग। ये तो गलत है, क्योंकि एक्साइटेशन और बॉन्डिंग हमने बताया था कि दोनों ही साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों एक साथ अकर करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है बोथ बॉन्डिंग एंड एक्साइटेशन अकर साइमल्टेनियसली, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज। बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्रक्रिया है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड जब भी बनेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहां से रिलीज ही होती है। कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन एंडोथर्मिक नहीं हो सकता है। जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि बॉन्डिंग और एक्साइटेशन साइमल्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि एक्साइटेशन में एनर्जी लगती है और बॉन्डिंग में एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्डिंग वाली एनर्जी ज्यादा होती थी एक्साइटेशन में जितना लगता था। तो हमेशा याद रखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉन्डिंग एंड एक्साइटेशन। बॉन्डिंग एंड एक्साइटेशन, पहला है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ कार्बन एटम 96 किलो कैलोरी पर मोल। ये सही बात है। एक मोल कार्बन को एक्साइट करने के लिए हमने बताया भी था कितना एनर्जी लगता है, 96 किलो कैलोरी पर मोल। इज लेस देन एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्डिंग, बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि बॉन्डिंग में जो एनर्जी रिलीज होता है वो 96 किलो कैलोरी से ज्यादा होता है, और एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 96 किलो कैलोरी चाहिए। इसलिए तो कार्बन इतना एक्सटेंट तक क्या करता है, टेट्रावैलेंसी शो कर पाता है। उसको एनर्जी कहीं और से नहीं चाहिए होता है, बॉन्डिंग से ही जो एनर्जी मिलता है वो अपने एक्साइटेशन में लगाता है, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। पूरा ऑप्शन इसका ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। पहला लिखा हुआ है, only those atomic orbitals can be hybridized which do not differ much in shape। ये गलत है। हाइब्रिडाइजेशन का एक कंसेप्ट है कि कैसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में वैसे ऑर्बिटल भाग लेते हैं जिनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हमने कार्बन के केस में देखा कौन कौन भाग ले रहे थे, 2s थे, 2p थे, 2p के 3 ऑर्बिटल ये भाग ले रहे थे। ऐसा नहीं होगा कि आप 2s ले लेंगे और इसके साथ 3p मिक्स करेंगे तो वो हाइब्रिडाइजेशन देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक ही कंडीशन है होने का कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम ओवर मिक्सिंग करने जा रहे हैं, इंटर मिक्सिंग करने जा रहे हैं, उनके एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो केवल एक कंडीशन है, एनर्जी शुड नॉट बी डिफर मच। देखते हैं यहां, only those atomic orbitals can be hybridized which do not differ much in shape। ये तो गलत हो गया, which do not differ much in energy, ये सही होगा। साइज भी मैटर नहीं करता और ओवरलैप इंटीग्रल भी मैटर नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक चीज मैटर करता है कि हाइब्रिडाइजेशन तब होगा जब ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा। बहुत ज्यादा अगर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 4 के बाद 5 देख लेते हैं पहले।
ऊपर आना पड़ेगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जनरेट न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आइडेंटिकल इन शेप बट नॉट इन साइज एंड एनर्जी। हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सेम होते हैं शेप में, साइज में और एनर्जी में। अगर वो डिफरेंस क्रिएट होता तीनों में, शेप, साइज, एनर्जी में, तब हम उसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे नहीं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहने का मतलब ही है बिल्कुल आइडेंटिकल, सारे एस्पेक्ट में आइडेंटिकल, चाहे वो शेप की बात हो, साइज की बात हो या एनर्जी की बात हो। तो देख लेते हैं वो ऑप्शन। शेप एंड एनर्जी है सिर्फ, नॉट इन शेप। हाइब्रिडाइजेशन जनरेट न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। तीनों चीज सेम होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के केस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true about hybridization? Hybrid orbitals frequently undergo linear overlap making sigma bond. सही बात है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड बनाने में हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं इन्वॉल्व होता है, वो पी ऑर्बिटल बनाता है। जो पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाते हैं, जैसे एथीन के केस में एक पी ऑर्बिटल था जो मिलकर पाई बॉन्ड बना रहा था। इथाइन के केस में दो पी ऑर्बिटल थे जो मिलकर दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, वो लैटरल ओवरलैपिंग में नहीं जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और ऑप्शन देख लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंटली अंडरगो लैटरल ओवरलैप मेकिंग पाई बॉन्ड, ये तो गलत हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, गलत बात है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है, ठीक है। ए हाइब्रिड ऑर्बिटल बिगर इन साइज मेक्स ए शॉर्टर बॉन्ड। जब ऑर्बिटल का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 6 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन 7 देखते हैं। इन 2sp हाइब्रिडाइजेशन, 2s में क्या होता है? एक s और एक p को मिलाते हैं। 2s ऑर्बिटल कैन बी मिक्स्ड विथ, कोई जरूरी है कि 2px से मिलाए? कोई जरूरी नहीं है। 2py, 2pz, 2p में से किसी एक ऑर्बिटल को 2s के साथ इंटरमिक्स कर सकते हैं। 2s के साथ हम आइदर 2px भी मिला सकते हैं, 2py भी मिला सकते हैं एंड 2pz भी मिला सकते हैं। तो एनी ऑफ द 2p ऑर्बिटल, एनी ऑफ 2px, 2py एंड 2pz। तो हमारा बन जाएगा क्या? 2sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन 2sp2 ऑर्बिटल कैरेक्टर ऑफ 2pz ऑर्बिटल विल बी, कैरेक्टर ऑफ 2pz। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? 2sp2। तो ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, 2s में क्या मिला हो? 2px, 2py, ठीक है, और कुछ नहीं। या फिर हो सकता है 2s में मिला हो 2px, 2pz, या फिर मिला हो 2py एंड 2pz। यही पॉसिबिलिटी है। यही तीन पॉसिबिलिटी बनती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, है ना, कि एक s के साथ दो p मिले तो तीन में से दो p का सेट हम ऐसे बनाते हैं। तीन पॉसिबिलिटी है। पूछ रहा है p कैरेक्टर किसका? 2pz का। तो यहां पर देखो, यहां पर कोई 2pz इन्वॉल्व है ही नहीं। ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2xy, sp2xy। इसमें pz है ही नहीं, तो pz का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0%। बाकी इसमें pz अवेलेबल है, तो pz इसमें कितना है? तीन पार्ट में एक पार्ट, तीन पार्ट में एक पार्ट है pz, ठीक है। तो 33% हो जाएगा। कितना? 33.3%। तो आइदर वो 0% हो सकता है, किस केस में? sp2xy हाइब्रिडाइजेशन होगा तब। अगर sp2xz या sp2yz हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस केस में pz का जो कंट्रीब्यूशन होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो होगा 33.3%। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, आइदर 33.3% और 0%, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है इन 2sp3 ऑर्बिटल, 2sp3 ऑर्बिटल कैरेक्टर ऑफ 2px, 2py, 2pz एंड 2s, तीनों का परसेंटेज पूछ रहा है। 2s, 2px, 2py एंड 2pz।
तो हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल 75% होता है और s कितना होता है 25%, लेकिन सबका इंडिविजुअली पूछ रहा है, तो इसका भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25 एंड इसका भी 25%। तो वो ऑप्शन चुनेंगे जिसमें ये आएगा, कहां लिखा हुआ है, कैरेक्टर ऑफ 2s 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, आर इक्वल टू ईच अदर, सारे का सेम है, सारे 25% है और 25 मिलके कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है which of the following statement about the energies of hybrid orbital resulting from mixing of 2s and 2p, 2s और 2p orbital is true। एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद करें क्या था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर, ये हमने बताया था, ये पी कैरेक्टर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p की, तो वो ऑप्शन देख लेंगे 2p 2p 2p। उसके बाद किसकी होगी, 2sp3 की, क्योंकि उसमें p कैरेक्टर कितना है 75%, तो सबसे ज्यादा 2p, उसके बाद sp3, उसके बाद sp2, उसके बाद sp, उसके बाद s, ये सही है। सेम क्लास में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, p कैरेक्टर के क्रम में इसको सजा देते हैं, तो ये आ जाता है किसका, एनर्जी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है which of the following statement about the size of hybrid orbital resulting from mixing of 2s and 2p orbital is true। साइज, साइज भी बच्चों किस पे डिपेंड करता है, साइज आल्सो डिपेंड्स अपॉन पी कैरेक्टर, साइज और एनर्जी दोनों ही किस पे डिपेंड करता है, पी कैरेक्टर पे। तो देख लेंगे जो पी कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वही साइज का ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा 2p, तब sp3, तब sp2, तब sp, तब s, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शेप ऑफ sp3 sp2 एंड sp ऑर्बिटल्स आर लाइक। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने का हमने तरीका बताया था कि एक लोब को छोटा बनाते हैं और दूसरे लोब को क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे, एक लोब छोटा दूसरा लोब बड़ा, दिख रहे हैं। ये पहला जो बनाया हुआ है ये किसका है, एस ऑर्बिटल का शेप है। दूसरा जो लोब बनाया हुआ है ये एक पी ऑर्बिटल है, दूसरा जो शेप है वो कैसा है, पी ऑर्बिटल। तीसरा हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp हो सकता है। ये जनरल तरीका है किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को दर्शाने का। ये जो बनाया हुआ है ये डबल डंबल है, ये d हो सकता है, ठीक है, dxy हो सकता है, dyz हो सकता है, dxz हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement about the overlap integral of the various orbital is true। ओवरलैप इंटीग्रल में थोड़ा सा ट्रिक था, ओवरलैप इंटीग्रल भी डिपेंड करता है पी कैरेक्टर पे, लेकिन पी ऑर्बिटल वहां हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद आया था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना दोनों लोब में सेम थी, क्योंकि दोनों लोब सेम आकार के थे। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एज मिला था वहां पे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब बिगर होता है, और जब कोई दूसरा ऑर्बिटल बिगर लोब की तरफ से अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इस रीजन के चलते हाइब्रिड ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के पहले आ गए थे ओवरलैप इंटीग्रल में। तो वो देख लेंगे, ये ऑर्डर एकदम सही लिखा हुआ है, sp3 के बाद sp2, sp2p, उसके बाद 2s। भले ही 2p में p कैरेक्टर 100% है, लेकिन ये ऑर्डर में चौथे नंबर पे खिसक जाता है आफ्टर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी कंटेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एनर्जी कंटेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एनर्जी कंटेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी लेस इफ, क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल का एनर्जी कंटेंट कम होगा यदि, ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ होगा, एनर्जी कंटेंट कम होना चाहिए, ये ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑप्शन लिखा हुआ है। एनर्जी कंटेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी कंटेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एनर्जी कंटेंट, हम केमिस्ट्री में ये हमेशा पढ़ते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी, किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी यदि ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और यदि स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, कम। तो वही देख रहा है, एनर्जी कंटेंट कम होना चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी कंटेंट कम का मतलब क्या है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। और मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, जब उसका बॉन्ड मजबूत होगा, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगनी चाहिए, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूल का एनर्जी कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एनर्जी कंटेंट कम होने के लिए मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिए हुए हैं, sp3 sp2 sp, कार्बन है, sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp कार्बन है, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन sp3 sp2 एंड sp कार्बन एटम। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है s कैरेक्टर के, पिछले क्लासेस में इसको हमने पढ़ा है। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधे सीधे डिपेंड करती है एस कैरेक्टर पे, और एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, sp में, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp कार्बन, उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3, क्योंकि एस कैरेक्टर आगे जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन हैज यूज्ड sp2 ऑर्बिटल इन मेकिंग CO बॉन्ड। 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, उसमें CO बॉन्ड है, तो किस CO बॉन्ड में कार्बन ने अपना sp2 ऑर्बिटल यूज किया है, इस CO बॉन्ड की बात कर रहा है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे कार्बन ने अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है, sp3, क्योंकि वो कार्बन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। यहाँ पे भी कार्बन ने क्या यूज किया है अपना, sp3, नो पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या यूज किया है अपना, sp2, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन एटम है वो एक पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ का कार्बन एटम देखेंगे, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये भी क्या है, sp3। तो एक ही मॉलिक्यूल में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और वो कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है CO बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्बिटल यूज्ड बाय कार्बन इन फॉर्मिंग CH बॉन्ड एंड CCl बॉन्ड इन CH2Cl2, मिथिलीन डाइक्लोराइड इसका नाम है, इसको ऐसे दिखा दो, CH2 एंड Cl2। तो चूंकि कार्बन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कैसा होगा, दिस कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो 4 sp3 ऑर्बिटल होंगे, और चारों बॉन्ड बनाने में वो अपना चारों sp3 ऑर्बिटल यूज कर लिया होगा। तो चारों के चारों जो होंगे वो कैसे ऑर्बिटल होंगे, 4 sp3 ऑर्बिटल होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है, इसमें पूछ रहा है C1C2, ये बॉन्ड C1C2 ये वाला बॉन्ड, C1C2 बॉन्ड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और यही CCN बॉन्ड, यही CC बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है, इस बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में। तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, क्यों, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp, क्योंकि ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो वो जो CC बॉन्ड बना है वो sp2 और sp के ओवरलैपिंग से बना है, sp2 sp ओवरलैप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल गिवन है, इन दिस मॉलिक्यूल देयर आर 2 CO बॉन्ड, दिख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में 2 CO बॉन्ड, एक ये CO बॉन्ड है और एक ये CO बॉन्ड, 2 CO बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस बॉन्ड। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिए हुए हैं, बोथ CO बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp3 ओवरलैप। आपको बताना है किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से दोनों CO बॉन्ड बना है।
तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर ले, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कोई पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या है sp2। अब देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दो बॉन्ड बने हैं, एक sp3 से ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बना है sp3 एंड sp2 से। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे और उसको टिक आउट करेंगे। बोथ CO बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp3 नहीं, बोथ CO बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय sp2 नहीं, ये भी गलत है। One CO bond is formed by sp2 overlap while the other CO bond is formed by sp3 overlap, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इन दिस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल गिवन है, बोथ CN बॉन्ड, दो CN बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, एक CN बॉन्ड ये है और एक CN बॉन्ड ये है, वो किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 क्योंकि वो एक पाई बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 क्योंकि ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये है sp3 क्योंकि ये कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, तो दोनों जो CN बॉन्ड है वो sp3 और sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। ये भी sp3 sp2 और ये बॉन्ड भी sp3 sp2। तो ऑप्शन टिक करेंगे। बोथ CN bonds are formed by sp2 sp3 overlap, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 20 हो गया ये। ठीक है, अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम फिर से इसमें 20-25 क्वेश्चन और करेंगे, तो उसके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।